कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलिए इस स्थिति का विश्लेषण हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री के उपयोग से करते हैं। मान लीजिए कि जो पिच यानी कि खेलने वाली पट्टी है वह एक्स अक्ष के अनुदिश है और गेंदबाज इस दिशा से आ रहा है। आप यहां पर खड़े हैं, आपके हाथ में यह बल्ला यानी कि बैट है और ये हमारे पास विकेट है। अब खेलने के लिए अन्य खिलाड़ी भी होंगे। यदि विकेट आपके पीछे है और बॉलर आपके सामने से आ रहा है तो जो अन्य खिलाड़ी हैं वे आपके बाएं व दाएं होंगे। तो इसके लिए हम एक अन्य अक्ष की कल्पना कर लेते हैं जो कि हमारा वाई अक्ष है और यहां पर फील्डिंग करने के लिए अन्य बहुत से खिलाड़ी होंगे। तो चलिए इनको भी हम इस तरीके से बना लेते हैं और एक यहां पर यह विकेट कीपर है। तो चलिए अब हम निर्देशांकों को अर्थात कोऑर्डिनेट्स को चिन्हित कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह विकेट जो है यह मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पर है। तो इसके निर्देशांक हैं 0,0 और यहां पर यह गेंदबाज इससे 15 इकाई दूरी पर है। तो इसके निर्देशांक है 15,0 और यह विकेट कीपर इस विकेट से 1 इकाई पीछे खड़ा है। तो इसके लिए निर्देशांक है -1,0। और चलिए इसी प्रकार प्रत्येक फील्डर के लिए भी हम निर्देशांक लिख लेते हैं। तो इनके निर्देशांक हमने कुछ इस प्रकार से दर्शा लिए हैं। अब मेरे पास आपके लिए यह सवाल है। आपको यह बता दूं कि इस सवाल का कोई हां या ना में उत्तर नहीं होगा, बस आपको अनुमान लगाना है। मेरा सवाल है कि विकेट के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। यानी कि हम यहां पर विकेट के निर्देशांकों की बात नहीं कर रहे हैं या विकेट के तल के निर्देशांकों की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि विकेट के शीर्ष यानी कि टॉप के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो यहां पर हमारे दिमाग में विमाओं यानी कि डायमेंशंस का ख्याल अवश्य रूप से आ रहा होगा। तो मेरा सवाल है कि क्या हम एक 2D वर्ल्ड यानी कि द्विविमीय जगत में रहते हैं जहां हमें एक बिंदु के लिए केवल 2 निर्देशांक चाहिए हों, या फिर हम एक 3D वर्ल्ड यानी कि त्रिविमीय जगत में रह रहे हैं जहां हमें एक बिंदु के लिए 3 निर्देशांक चाहिए होते हैं। इनमें से कौन सी बात सत्य है? तो मेरा ज्ञान तो यही कहता है कि हम एक त्रिविमीय जगत यानी कि 3D वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम द्विविमीय नक्शों का प्रयोग कर रहे हों, किंतु हम निवास तो एक त्रिविमीय जगत यानी कि 3D वर्ल्ड में ही करते हैं। अब यह समझ लेते हैं कि इन शब्दों जैसे कि 2D, 3D, विमाएं, इनका अर्थ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 0D यानी कि 0 डायमेंशनल का अर्थ क्या है। तो देखिए 0 डायमेंशनल का अर्थ है 0 विमीय यानी कि शून्य विमीय, यानी कोई भी विमा नहीं है। उसके बाद हम जानेंगे कि 1D का अर्थ क्या होता है, यानी कि एक विमीय का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में द्विविमीय यानी कि 2D, उसके बाद में त्रिविमीय यानी कि 3D, और हम एक बार के लिए त्रिविमीय तक ही रुक जाएंगे। अब क्या आप एक ऐसा उदाहरण सोच सकते हैं जो शून्य विमीय यानी कि 0 डायमेंशनल हो? तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु यानी कि पॉइंट शून्य विमीय होता है। अब इसी प्रकार एक विमीय के लिए उदाहरण हो जाएगा एक रेखा यानी कि लाइन, और द्विविमीय अर्थात 2D के लिए उदाहरण हो जाएगा एक पृष्ठ का टुकड़ा यानी कि पीस ऑफ अ पेपर। यह द्विविमीय होता है। और त्रिविमीय यानी कि 3D के लिए बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि घन यानी कि क्यूब है, उसके बाद आपका कोई स्वेटर है और यहां पर खरगोश है, यह भी 3D है। और इसी प्रकार एक पेड़ यानी कि वृक्ष भी 3D होता है। तो ये जितनी भी वास्तविक चीजें हैं यानी कि ऐसी चीजें जिनका उपयोग हम वास्तविक जीवन में करते हैं, ये सभी त्रिविमीय हैं। और यहां पर ये सभी उदाहरण हो गए हैं, किंतु हम यह समझना चाहते हैं कि असल में वीमा शब्द यानी कि डायमेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो गणित में यदि मैं आमतौर पर बात करूं तो विमाओं से हमें स्वातंत्र्य कोटियां मिलती हैं, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलती हैं। अर्थात इससे हमें यह प्राप्त होगा कि हम कितनी लंबवत दिशाओं में एकदम स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, यानी उन लंबवत दिशाओं की अर्थात उन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की हमें संख्या प्राप्त होगी। तो जब हम एक विमीय चीजों की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि उदाहरण रूप से हमारे पास यह रेखा है, तो हम केवल एक ही दिशा के अनुदिश चल सकते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि हम आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, किंतु गति करने के लिए हमारे पास केवल एक ही दिशा है। अब यदि आप 2D में हैं तो आपके पास 2 दिशाएं हैं, एक तो यह दिशा और एक यह दिशा, अर्थात एक तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। अब यदि आप 3D में हैं तो आपके पास 3 दिशाएं हो सकती हैं, और उन 3 दिशाओं के लिए हमें यहां पर 3 अक्ष चाहिए होंगे। तो देखिए एक तो एक्स अक्ष है, उसके बाद वाई अक्ष है, और अंतिम रूप से यहां पर जेड अक्ष है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप आगे या पीछे गति करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप बाएं या दाएं गति करें, और ऐसा भी संभव है कि आप ऊपर या नीचे गति करें। तो गति करने के लिए हमारे पास 3 लंबवत दिशाएं हैं, और यही बात इन चीजों को त्रिविमीय यानी कि 3D बनाती है। अब यदि हमारा संपूर्ण जगत एक बिंदु यानी कि पॉइंट है तो हमारे पास गति करने के लिए कोई भी दिशा नहीं होगी। अब यदि हम एक रेखा यानी कि लाइन पर हैं तो हम कम से कम एक दिशा में गति कर सकते हैं। अब यदि हम एक समतल यानी कि प्लेन पर हैं तो हमारे पास गति करने के लिए 2 दिशाएं होंगी। अब इसके पश्चात यदि हम यहां पर अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में हैं तो हमारे पास 3 दिशाएं होंगी जिनमें हम गति कर सकते हैं।
और देखिए यहां पर एक वी में यानी कि 1D के लिए हमें केवल एक अक्ष चाहिए, यानी कि ओनली वन एक्सिस चाहिए, जैसे कि यहां पर एक्स अक्ष है। और 2D के लिए हमें दो अक्ष चाहिए, जैसे कि यहां पर एक्स व वाई अक्ष हैं। और 3D के लिए हमें तीन अक्ष चाहिए, जैसे कि यहां पर एक्स, वाई व जेड अक्ष हैं। अब चलिए इसे हम दृश्य रूप से देख लेते हैं। यदि हमारे पास केवल एक बिंदु यानी कि पॉइंट है, तो हमारे पास गति करने के लिए कोई भी दिशा नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखा यानी कि लाइन है, जो कि इस प्रकार से यह एक्स अक्ष है। तो अब हमारे पास गति करने के लिए एक विमा आ चुकी है, तो हम यहां पर इस एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से गति कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक दूसरी रेखा है, जो कि इस एक्स अक्ष के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर है, तो वह मान लीजिए इस प्रकार से वाई अक्ष है। तो अब हम वाई अक्ष के अनुदिश भी इस प्रकार से गति कर सकते हैं, यानी कि हमें यहां पर एक नई स्वातंत्र्य कोटि प्राप्त हो गई है। तो अब हमारे पास स्वातंत्र्य की दो कोटियां हैं, एक तो इस प्रकार से एक्स अक्ष के अनुदिश है और दूसरी इस प्रकार से वाई अक्ष के अनुदिश है, और ये दोनों मिलकर इस संपूर्ण समतल का निर्माण करती हैं। अब यदि हम एक और विमा लेकर आ जाते हैं, तो मान लीजिए इस प्रकार से हम इस जेड अक्ष को लेकर आ गए हैं, तो अब हम तीन विमाओं में गति कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हम कुछ इस प्रकार से एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार यहां पर हम कुछ इस तरह से वाई अक्ष के अनुदिश भी गति कर सकते हैं। और अब देखिए हम यहां पर हमारे इस जेड अक्ष के अनुदिश भी गति कर सकते हैं। तो जेड अक्ष के अनुदिश देखिए, एक तो हम इस समतल के ऊपर कुछ इस प्रकार से गति कर सकते हैं, और एक हम इस समतल के नीचे कुछ ऐसे गति कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने त्रिविमीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया है। चलिए अब निर्देशांकों यानी कि कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। तो यदि हम 2D में हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास दो निर्देशांक होंगे, यानी कि x और y, ये दो निर्देशांक हमारे पास होने वाले हैं। और यदि हम 3D में हैं, तो हमारे पास तीन निर्देशांक होने वाले हैं, यानी कि x, y और z, ये तीन निर्देशांक होंगे। और ये निर्देशांक हमें इस बात को बताते हैं कि हम इन अक्षों के अनुदिश कितनी गति कर चुके हैं। तो चलिए उदाहरण रूप से हम यहां पर 2,6 को दर्शा लेते हैं। तो चलिए इसे हम दर्शा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर x अक्ष के अनुदिश तो 2 इकाई चले हैं, तो देखिए x अक्ष के अनुदिश तो यहां पर हम 2 इकाई चले हैं, और y अक्ष के अनुदिश हम 6 इकाई चल चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इस 2,6 को दर्शा लिया है। अब मान लीजिए यदि हम 2,6,4 को दर्शाना चाहते हैं, तो अब हम x अक्ष और y अक्ष के साथ z अक्ष में भी गति कर रहे होंगे। तो इसका अर्थ है कि x अक्ष में हम 2 इकाई चले हैं, y अक्ष में हम 6 इकाई चले हैं, और z अक्ष में हम इस प्रकार से 4 इकाई चले हैं। तो यह बिंदु इस समतल के ऊपर कुछ यहां पर आ जाने वाला है। तो इस प्रकार से यह बिंदु हमारे पास में आने वाला है। हम कह सकते हैं कि यह बिंदु त्रिविमीय अंतरिक्ष यानी कि 3D स्पेस में स्थित है। अब देखिए ये जो दोनों अक्ष है यानी कि x अक्ष और y अक्ष है, ये इस समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, और इन 4 भागों को हम 4 चतुर्थांश यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो चलिए पहले तो यहां पर x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। और अब देखिए ये चतुर्थांश कौन कौन से आने वाले हैं। यह पहला चतुर्थांश है, यह दूसरा चतुर्थांश है, यह तीसरा चतुर्थांश है, और यह चौथा चतुर्थांश है। तो अब ध्यान दीजिए इस शीर्ष दाएं चतुर्थांश में x और y दोनों ही निर्देशांक धनात्मक होते हैं। अब इस दूसरे चतुर्थांश में यह x निर्देशांक ऋणात्मक होता है, तीसरे चतुर्थांश में ये दोनों निर्देशांक ही ऋणात्मक होंगे, और इस चौथे चतुर्थांश में x निर्देशांक तो धनात्मक होता है किंतु y निर्देशांक ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 4 चतुर्थांश थे। अब इसी प्रकार की एक चीज हमारे त्रिविमीय जगत में भी हो रही होती है। तो यह सोचिए कि यदि हमारे पास एक अतिरिक्त अक्ष है, तो ये तीनों अक्ष मिलकर इस संपूर्ण अंतरिक्ष को कुल कितने भागों में विभाजित करेंगे। इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे सोचते हैं। तो यह एक्स अक्ष 3D में इस संपूर्ण अंतरिक्ष को कुछ इस प्रकार से विभाजित करेगा, और अब यदि हम y अक्ष की बात करते हैं, तो वह इस संपूर्ण अंतरिक्ष को कुछ ऐसे विभाजित करने वाला है, और z अक्ष इस संपूर्ण अंतरिक्ष को कुछ ऐसे विभाजित करेगा। तो अब देखिए इस संपूर्ण अंतरिक्ष के कुल कितने भाग हो गए हैं। तो पहले तो हमारे पास कालीन यानी कि कारपेट्स थे जब हम 2D की बात कर रहे थे, किंतु 3D में अब हम देख पा रहे हैं कि ये कमरे बन गए हैं। देखिए आप यहां पर इन चारों को तो अपने ग्राउंड फ्लोर यानी कि निचली मंजिल के रूप में मान सकते हैं, और जो ये नीचे चारों हैं इनको आप अपने तहखाने यानी कि बेसमेंट के रूप में मान सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर तो इस प्रकार से 4 कमरे हैं, और हमारे नीचे बेसमेंट में भी 4 कमरे हैं। तो 4 + 4 यानी कि कुल मिलाकर 8 कमरे हैं, और ये 8 कमरे हमारे 8 अष्टांश यानी कि 8 ऑक्टेंट्स होंगे। तो यहां पर देखिए चतुर्थ से तो हमारे चतुर्थांश थे, तो 4 चतुर्थांश हो गए हैं, और अष्ट से हमारे 8 अष्टांश हो गए हैं, यानी कि 8 ऑक्टेंट्स हो गए हैं।
तो 2D में तो हमें 4 चतुर्थांश मिलते हैं और 3D में हमें 8 अष्टांश मिलते हैं। अब चलिए इन अष्टांशों को बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस प्रकार से ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे आने वाले हैं, यानी कि 4 अष्टांश होंगे। यह तो पहला अष्टांश है, इसके लिए x, y और z तीनों ही धनात्मक होंगे। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यह दूसरा अष्टांश है, यह तीसरा अष्टांश है और यह चौथा अष्टांश है। तो ग्राउंड फ्लोर पर तो ये 4 अष्टांश हैं। अब चलिए हम बेसमेंट की बात करते हैं। तो बेसमेंट में भी 4 अष्टांश होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह 5वां अष्टांश है, यह 6ठा अष्टांश है, यह 7वां और यह 8वां अष्टांश है। तो 4 कमरे बेसमेंट में हो जाएंगे और इस प्रकार से ये 8 अष्टांश आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल 8 कमरे हैं, जिनमें से 4 कमरे तो XY समतल के ऊपर हैं और 4 कमरे XY समतल के नीचे हैं और ये मिलकर अष्टांशों का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2D में तो हमारे पास में 4 भाग हैं और 3D में हमारे पास 8 भाग हैं। तो ये मिलकर एक पैटर्न का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार से हमें 2D में 4 भाग मिलते हैं, वैसे ही देखिए यदि हम एक विमा यानी कि 1D की बात करते हैं तो इसमें भी हमें 2 भाग मिलेंगे। तो कोई भी रेखा के लिए हम जानते हैं एक धनात्मक पक्ष होता है और एक ऋणात्मक पक्ष होता है, और इसकी कल्पना आप वास्तविक संख्या रेखा यानी कि रियल नंबर लाइन पर कर सकते हैं, जिसमें एक धनात्मक भाग होता है और एक ऋणात्मक भाग होता है। और यह चीज इस बिंदु के लिए भी सत्य होगी, क्योंकि यह एक संपूर्ण एकल बिंदु है, तो इसके लिए भी यह एक ही भाग है। तो इसका अर्थ है कि हम जैसे जैसे विमाएं बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हम भागों की संख्या को 2 से गुणा करते जा रहे हैं। और आपको मैं यह भी बता दूं कि इन चतुर्थांशों तथा अष्टांशों के लिए एक परिभाषित नामकरण पद्धति होती है। तो यदि हम 2D में बात करते हैं तो यह चतुर्थांश जो शीर्ष दाईं ओर आ रहा होता है, इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। और यदि हम 3D में बात करते हैं तो वह अष्टांश जिसके लिए तीनों निर्देशांक यानी कि x, y और z निर्देशांक धनात्मक हो, इसे हम प्रथम अष्टांश कहते हैं। अब चलिए इसकी दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। तो यदि हमारे पास में यहाँ पर x निर्देशांक धनात्मक है और y निर्देशांक भी धनात्मक है, तो इसका मतलब है कि हम हमारे प्रथम चतुर्थांश में हैं। अब चलिए हम x निर्देशांक को तो ऋणात्मक कर लेते हैं और y निर्देशांक को धनात्मक ही रहने देते हैं। तो यहां पर हमने x निर्देशांक को ऋणात्मक कर लिया है और y निर्देशांक धनात्मक ही है। तो अब हम इस द्वितीय चतुर्थांश में आ गए हैं। अब चलिए एक काम करते हैं कि x और y दोनों ही निर्देशांकों को हम ऋणात्मक कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हम तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। अब एक काम करते हैं, x निर्देशांक को धनात्मक रखते हैं और y निर्देशांक को ऋणात्मक कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हम चौथे चतुर्थांश में आ गए हैं। अब चलिए यही स्थिति हम 3D में देखते हैं। तो यहां पर यदि x निर्देशांक धनात्मक हो, y निर्देशांक धनात्मक हो और हम z अक्ष की दिशा में यानी इसके अनुदिश ऐसे ऊपर चलें, अर्थात इस प्रकार से चलें, तो यह हम हमारे प्रथम अष्टांश में पहुंच चुके हैं। अब चलिए हम z अक्ष में तो कोई परिवर्तन करते नहीं हैं और यहां पर थोड़ी गति करते हैं और इस तरफ आ जाते हैं, यानी कि x निर्देशांक को ऋणात्मक कर लेते हैं। y निर्देशांक अभी भी धनात्मक है और z निर्देशांक धनात्मक है। तो इस स्थिति में हम हमारे द्वितीय अष्टांश में पहुंच चुके हैं। अब चलिए थोड़ी और गति करते हैं और अब चलिए हम यहां पर आ जाते हैं, यानी कि y निर्देशांक को भी ऋणात्मक कर लेते हैं। तो ऐसा होने पर हम हमारे तृतीय अष्टांश में पहुंच चुके हैं। अब चलिए हमारे x निर्देशांक को हम धनात्मक कर लेते हैं और y निर्देशांक को ऋणात्मक ही रहने देते हैं और इस पूरी स्थिति में जो z निर्देशांक है वह धनात्मक ही है। तो इस स्थिति में अब हम हमारे चौथे अष्टांश में पहुंच चुके हैं। तो ये तो हमारे ग्राउंड फ्लोर के 4 कमरे आ चुके हैं। और एक बात का गौर कीजिए, यहां पर ये 4 अष्टांश मिलने के लिए हम इस वृत्त में वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमे हैं। जैसे कि देखिए, पहले शुरुआत में अर्थात प्रथम अष्टांश के लिए तो हम कुछ यहां पर थे, उसके बाद में द्वितीय अष्टांश हेतु हम यहां पर आ गए, तृतीय अष्टांश हेतु हम यहां पर आ गए और चौथे अष्टांश के लिए हम यहां पर आ गए। तो यह वृत्त वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये तो हमारे ग्राउंड फ्लोर के 4 अष्टांश हो चुके हैं, अर्थात 4 कमरे हो गए हैं। अब हम बेसमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा 5वां अष्टांश है वह इस प्रथम अष्टांश के ठीक नीचे आएगा। तो चलिए अब इस z निर्देशांक को हम ऋणात्मक कर लेते हैं और हमारे प्रथम अष्टांश के ठीक नीचे आ जाते हैं। तो यह हमारा 5वां अष्टांश होगा। अब छठे अष्टांश के लिए हम इस x निर्देशांक को ऋणात्मक कर लेते हैं, यह छठा अष्टांश है। अब 7वें अष्टांश के लिए हम इस y निर्देशांक को भी ऋणात्मक कर लेंगे और 8वें अष्टांश के लिए इस x निर्देशांक को धनात्मक करते हैं, तो यह 8वां अष्टांश होगा। तो इस प्रकार बेसमेंट में भी हमें 4 अष्टांश और मिल गए हैं और कुल मिलाकर ये 8 अष्टांश है। और देखिए 2D में जो 4 चतुर्थांश थे वे x अक्ष के ऊपर व नीचे थे और यहाँ 3D में जो 8 अष्टांश हैं
वे एक्स वाई समतल के ऊपर व नीचे हैं। तो यहां पर देखिए इस समतल को हम एक्स वाई समतल कहते हैं क्योंकि इसमें एक्स एवं वाई अक्ष आ रहे हैं। और समान रूप से हम कह सकते हैं कि यह हमारा जेड वाई समतल होगा और यहां पर यह हमारा एक्स जेड समतल होगा। अब चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। तो हमारे पास में देखिए सबसे पहले सवाल है, एक बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक ज्ञात करें। तो मैं कहूंगा कि आप इसके बारे में एक बार सोचने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सोचा होगा। तो देखिए यदि बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब है कि इसकी गति केवल एक्स अक्ष के अनुदिश कुछ इस प्रकार से होने वाली है, अर्थात वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश यह बिंदु गति नहीं कर सकता है। तो यदि यह वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश गति नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक शून्य होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक कुछ इस प्रकार के आने वाले हैं, x, 0, 0, अर्थात यह केवल x अक्ष के अनुदिश ही गति कर सकता है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहां पर y निर्देशांक और z निर्देशांक दोनों शून्य हैं क्योंकि इन दोनों ही अक्षों के अनुदिश इस बिंदु की गति नहीं हो सकती है। यह x अक्ष पर स्थित है। और देखिए यहां पर यह बिंदु किस प्रकार का हो सकता है, 2, 0, 0, 5, 0, 0, -3, 0, 0 इत्यादि प्रकार का यह बिंदु हो सकता है। मान लीजिए इसी प्रकार का एक और सवाल है, एक बिंदु YZ समतल पर है, इस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा यह हमें पता लगाना है। तो देखिए YZ समतल यह होता है, तो इस प्रकार का YZ समतल आ रहा होता है, अर्थात यह y अक्ष और z अक्ष इन दोनों के अंतर्गत आता है। तो यदि एक बिंदु YZ समतल पर है तो वह बिंदु देखिए किस प्रकार का दिखाई देगा। मान लीजिए इस प्रकार का यह बिंदु होने वाला है। यह YZ समतल पर एक बिंदु है, तो हमें बताना है कि इस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा। तो यदि कोई बिंदु YZ समतल पर है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी x निर्देशांक नहीं होगा, यानी x अक्ष के अनुदिश यह बिल्कुल भी गति नहीं करेगा। x निर्देशांक जो इसका होगा वह शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक इस रूप में आएंगे, 0, y, z, यानी कि यहां पर इसका x निर्देशांक शून्य आएगा और y और z निर्देशांक इसके आने वाले हैं। तो इसका भी हमने उत्तर दे दिया है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहां पर उन अष्टांशों के नाम बताएं जिनमें निम्न बिंदु स्थित हैं। तो मैं यहां पर 5 बिंदु लिखने वाला हूं और हमें उन अष्टांशों के नाम बताने हैं जिनमें ये बिंदु स्थित हैं। पहला बिंदु है 1, 2, 3, दूसरा बिंदु है 4, -2, -3, तीसरा बिंदु है 4, 2, -5, चौथा बिंदु है -4, 2, -5 और पांचवा बिंदु है -4, -2, -5। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंखें बंद करके यह कल्पना कीजिए कि ये पांचों बिंदु कौन से अष्टांशों में स्थित हैं। अब चलिए इसे हम साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है 1, 2, 3, यानी कि x अक्ष में तो हम इस प्रकार से 1 इकाई चलते हैं और y अक्ष में हम इस प्रकार से 2 इकाई चलते हैं और z अक्ष में हम इस तरीके से 3 इकाई चलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम कौन से अष्टांश में आ गए हैं। तो यह हम देख पा रहे हैं कि तीनों ही निर्देशांक यहां पर धनात्मक है, x निर्देशांक, y निर्देशांक व z निर्देशांक तीनों धनात्मक है। इसका मतलब है कि यह हमारा प्रथम अष्टांश है और यहां पर हम देख भी पा रहे हैं कि यह बिंदु प्रथम अष्टांश में होगा। तो तीनों ही जो निर्देशांक है वे धनात्मक है और यह हमारा प्रथम अष्टांश हो गया है। अब चलिए दूसरे बिंदु को देखते हैं। यहां पर है 4, -2, -3। तो x अक्ष में तो हम x अक्ष के अनुदिश 4 इकाई चलते हैं, फिर उसके बाद y अक्ष के अनुदिश हम -2 इकाई चलते हैं, यानी कि ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई चल लेते हैं और z अक्ष के अनुदिश यहां पर -3 है z निर्देशांक, इसका मतलब हमें नीचे जाना होगा बेसमेंट में। तो इस प्रकार से यहां पर आ गए हैं। तो अब देखिए यह कौन सा अष्टांश होगा। देखिए यह पहला अष्टांश, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा। तो यह हमारा कौन सा होगा, पांचवा, यह छठा, यह सातवां और यह आठवां, यानी कि यह 8वां अष्टांश है। हम 8वें अष्टांश में आ चुके हैं। तो यहां पर यदि हम चिन्ह लिखना चाहें तो देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि x निर्देशांक तो धनात्मक है और बचे हुए दोनों ऋणात्मक हैं। तो हम यहां पर चिन्ह लिखकर इनके अष्टांश बता सकते हैं। तो हमने चिन्ह लिख लिए हैं। इसी प्रकार चलिए जो अन्य सभी बिंदु हैं उनके लिए भी हम चिन्ह लिख लेते हैं। तो यहां पर 4, 2, -5 के लिए प्लस प्लस माइनस, आगे हम माइनस प्लस माइनस लिख लेते हैं और माइनस 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 लिख लेते हैं। तो जो पहला बिंदु है यानी कि 1, 2, 3, यह तो हमारे पहले अष्टांश में स्थित है, अर्थात प्रथम अष्टांश में है। यह बिंदु 4, -2, -3 यह 8वें अष्टांश में स्थित है। और अब चलिए 4, 2, -5 का पता करते हैं। तो इसके लिए चिन्ह है प्लस प्लस माइनस, यानी कि x अक्ष में तो
एक्स अक्ष के अनुदिश हमें 4 इकाई चलना पड़ेगा। उसके बाद वाई अक्ष के अनुदिश हमें 2 इकाई चलना पड़ेगा, तो हम 2 इकाई चल लिए हैं। और जेड अक्ष के अनुदिश यहां पर देखिए जेड निर्देशांक -5 है, तो जेड निर्देशांक -5 है। तो देखिए हम कौन से अष्टांश में हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात यह जो प्रथम अष्टांश के ठीक नीचे वाला अष्टांश होता है यह हमारा 5वां अष्टांश होता है। तो हम कह सकते हैं 4, 2, -5 5वें अष्टांश में स्थित है। अब चलिए अगला बिंदु देखते हैं, -4, 2, -5। तो इसके लिए चिन्ह है माइनस प्लस माइनस। तो चलिए इसका पता लगा लेते हैं। एक्स निर्देशांक तो इसका -4 है, वाई निर्देशांक इसका +2 है और जेड निर्देशांक -5 है। तो देखिए कौन से अष्टांश में हैं हम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठे अष्टांश में हैं। तो यहां पर छठे अष्टांश में आ गए हैं। अब अगला बिंदु देखते हैं, -4, -2, -5। इसके लिए चिन्ह है माइनस माइनस माइनस। तो अब देखिए एक्स निर्देशांक तो -4 ही है, वाई निर्देशांक अब -2 हो चुका है और जेड निर्देशांक -5 है। तो कौन से अष्टांश में है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वें अष्टांश में आ गए हैं। तो यह बिंदु 7वें अष्टांश में स्थित होगा। अब जब हमें अष्टांशों की कल्पना करने का अभ्यास हो गया है, चलिए अब हम पुनः हमारे क्रिकेट के मैदान पर आ जाते हैं। तो यह गेंदबाज है, यहां पर हम खड़े हैं, यह विकेट है, यहां पर देखिए ये बाकी सारे फील्डर खड़े हैं। और हमारा सवाल था कि इस विकेट के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। तो अब देखिए हम जानते हैं कि हम त्रिविमीय जगत में हैं, यानी कि 3D वर्ल्ड में हैं। और यदि इस विकेट के शीर्ष के निर्देशांक हम लिखना चाहते हैं तो वे 0,0,1 होंगे, क्योंकि हम यहां पर केवल z अक्ष के अनुदिश ही गति कर रहे हैं। x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश गति नहीं हो रही है, केवल z अक्ष के अनुदिश ही यह जो विकेट का शीर्ष है यह 1 इकाई की दूरी पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि इस विकेट के शीर्ष के निर्देशांक 0,0,1 होंगे और ये निर्देशांक त्रिविमीय जगत में हमारी पहली वीडियो के निर्देशांक भी हैं।